हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम करने वाले हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी का एग्ज़ाम जो आपके 12 दिसंबर, ये 14 दिसंबर 2023 में पेपर हुआ था आपके प्राइमरी का पेपर। ठीक है, उसके ही पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें कि हम आपके सामने हिंदी और इंग्लिश, उसके अलावा जो भी जीके क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन आए हैं, वो सभी कंप्लीट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें देखो आपको पेपर का टाइमिंग आपको दिया गया था 2 घंटे 30 मिनट, और आपके मार्क्स थे टोटल 150। ठीक, कैंडिडेट रोल नंबर वगैरह यहाँ भरा जाता है अभी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 15 तारीख को फिर से पेपर है बिहार वालों का, तो उसमें आपका ये हेल्प करेगा काफ़ी ज़्यादा। लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज़ का पेपर है, जो कि सेट हम ए करने वाले हैं आज। ठीक है, और सभी लैंग्वेज में लगभग क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, तो आप इनको बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम इंग्लिश क्वेश्चन लेते हैं। इंग्लिश के जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स ए एंड द। तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल ए एंड द का यूज कहाँ करते हैं। ए और एन हमारे जो है इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, और द क्या हमारा एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश का जो है कि आई हैव सो मैनी डैश गुड फ्रेंड्स। तो आई हैव सो मैनी क्या लगेंगे आप इसमें, आई हैव सो मैनी गुड फ्रेंड्स, इसमें कहीं भी आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है कि ए गुड फ्रेंड्स। जब देखो फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, तो ए तो यहाँ पर लगा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, मीन्स ऑप्शन नंबर कहाँ जाएंगे, ई। तो आई हैव सो मैनी नो गुड फ्रेंड्स। ठीक, आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स, सो मैनी गुड फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल आप नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन 2 आपके सामने है कि आई वॉन्ट टू बिल्ड, आई वॉन्ट टू बिल्ड आई वॉन्ट टू बिल्ड वेरी बिग हाउस। अब आपको बिल्ड करना है तो ए वेरी बिग हाउस, द वेरी बिग हाउस नहीं, क्योंकि वो डेफिनेट घर नहीं होगा जो सिर्फ आप ही अकेला बड़ा घर बनाएंगे, है ना, बहुत सारे लोगों के बड़े घर बने हुए हैं। तो आई वॉन्ट टू बिल्ड ए वेरी बिग हाउस, मैं एक बहुत बड़ा घर बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ गार्डन। गार्डन का कौन सा एक भाग नहीं होता है। देखो फ्लावर गार्डन में होते हैं, ग्रास गार्डन में होती है, बार्डन, क्या बार्डन भी, बार्डरोब भी, बार्डरोब मतलब होता है जहाँ पर कपड़े वगैरह धुले जाते हैं, तो बार्डरोब तो गार्डन में नहीं होता भैया। तो ये बार्डरोब जो आपका गलत आंसर हो जाएगा, बकाया फ्लावर और ग्रास दोनों ही हमें गार्डन में देखने को मिलती है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ रेलवे स्टेशन। अब देखिए ये पूरा ही लॉजिकल टाइप का है, मतलब आपके पूरा कॉन्शियस माइंड पर डिपेंड कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ रेलवे स्टेशन। तो प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन पे होता है, बिल्कुल सही है। ओवर ब्रिज भी मिलेगा आपको, अराइवल और डिपार्चर क्या रेलवे स्टेशन में मिलेगा, और मोर देन, अगर देखो चौथा ऑप्शन भी है कि मोर देन वन ऑफ द एबव, मतलब जो जिसमें आपके एक से ज़्यादा हों। तो आप देखते हैं कि अराइवल डिपार्चर दोनों होता है, लोग आते भी हैं जाते भी हैं। ओवर ब्रिज भी बने होते हैं जहाँ से क्रॉस करते हैं हम, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म भी होते हैं। इट मीन्स हम तीनों ही सही हैं, तो आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी तक मतलब 4 क्वेश्चन किए हैं, चारों ही बहुत इजी लगे हैं, इंग्लिश में कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है खास। 5वां क्वेश्चन है द 6 लेटर इन द अल्फ़ाबेट आफ्टर जे विल बी। अब देखिए आप ए बी सी डी लिखेंगे तो जे कितने पर आता है, 10 पर। हमें इसके चाहिए आफ्टर 6, इसके बाद छठवां, मतलब क्या आएगा, 16वां लेटर। और 16वें लेटर पे क्या होता है, ठीक है, ओ 15 पे होता है, तो ओ के बाद क्या आता है, पी। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, पी, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो 5वें का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। आपको ए बी सी डी के जो लेटर हैं उनकी नंबरिंग पता होना चाहिए, जैसे ए कितने पर होता है, 1 पर। और हम बात करें आपसे जेड कितने पर होता है, 26। तो ये ध्यान रखें कि दो अपोजिट लेटर का जो सम है वो होता है 27, हमेशा किसी भी लेटर में। आप देखो एम होता है 13 पर, तो इसका अपोजिट क्या होता है, एन कितने पर होता है, 14। और 14 और 13 अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, टोटल 27। क्लियर। नेक्स्ट आपके सामने छठवां कि इन ए जू। अब जू में देखिए बर्ड्स लिव्स इन केक्स, एनिमल्स लिव्स इन केक्स, स्नैक इन लिव केक्स। तो जो हमारे केक्स मतलब पिंजड़ा, तो जू में मतलब चिड़ियाघर में आपके पिंजड़े में कौन रहते हैं, एनिमल्स, एनिमल्स रहते हैं, या फिर बर्ड्स रहते हैं, या फिर स्नैक रहते हैं। देखो स्नैक तो पिंजड़े में नहीं रह सकते कभी भी, ठीक है, क्योंकि वो इतने पतले होते हैं, आराम से निकल जाएंगे। अब मैं पाइथन की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो अंदर सर बड़े रहेंगे, वो तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली में किसकी, केक्स की। तो आप देख रहे हैं कि बर्ड्स भी हम केक्स में रख सकते हैं, है ना, क्योंकि कुछ पक्षी जो है हमारे पिंजड़े में रहते हैं वहाँ पर, और एनिमल्स भी रहते हैं। तो जब
हम स्नैक्स को नहीं ले सकते यहाँ पर। तो एनिमल्स और आपके बर्ड्स तो हो जाएंगे। तो हम ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। एक से ज़्यादा है तो आप ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? डी। ठीक है। अब कुछ का देखो यहाँ पर जाएगा कि सिर्फ एनिमल्स अकेले हम केक्स में देखते हैं, पिंजड़े में नहीं, कुछ बर्ड भी स्पेशल बर्ड हैं, उनको हम जू में आप कभी देखने जाइए तो आपको वो पिंजड़े में दिखाई देंगे। 7वां क्वेश्चन है कि डॉटर इज। अब देखिए, डॉटर मतलब लड़की की लड़की क्या हुई? आपकी ये आप हैं, आपकी लड़की की लड़की क्या हुई? डॉटर्स डॉटर, डॉटर की डॉटर। तो पुत्री की पुत्री क्या हुई? आपकी नीस, कजिन, सिबलिंग्स, या फिर मोर देन वन ऑफ द आंसर। तो यहाँ पर आपके कोई भी सही नहीं है, ना तो सिबलिंग्स होगी, ना नीस होगी, ना कजिन होगी। सोचिए, आपकी लड़की की लड़की है तो आपकी तो नातिन हुई ना ये। देखो यहाँ पर हम ग्रैंड डॉटर हुई, तो यहाँ पर आएंगे आप नन ऑफ दीस पर। आंसर होगा हमारा नन ऑफ दीस। क्वेश्चन 8 है माई सिबलिंग्स आर माई। आपके जो सिबलिंग्स हैं आपके क्या होंगे? वो ब्रदर्स एंड सिस्टर, राइट। फिर सिबलिंग्स मीन्स होता है भाई और बहन दोनों ही। तो आपके जो सिबलिंग्स होंगे आपके क्या होंगे? ब्रदर एंड सिस्टर। तो 8वें का आंसर ऑप्शन नंबर। इस पेपर को देख के जाइए, देखो क्योंकि 15 तारीख को आपका मार्च में पेपर है, इसी महीने में, तो आप इसको अच्छे से करके जाइए। हिंदी में आइए, हिंदी के देखो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपके सामने। जैसे लिखा है कि समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, सन, सम, किस तरीके का प्रयोग हुआ है ये आपको खास तौर से देखना है। तो समुज्ज्वल शब्द में हमारे जो सम है, ये आगे वाला हलंत वाला, ठीक है, सम, ये हमारा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ उपसर्ग उपयुक्त है? तो आ उपसर्ग जो है वो किस में उपयुक्त है? देखो, ये अथाय, ये अनपढ़ और अनिष्ट, ठीक है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे, अगर अनिष्ट में हम यहाँ पर एक सेकंड, ये अथाय, अथाय में हम आ अलग कर दें और थाय अलग हो जाए तो हमारा यही उपसर्ग होगा। तो 10वें का आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आंसर शीट क्योंकि आ चुकी है, आप उससे मैच कर सकते हैं अपने आंसर्स को। 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बड़ा आ प्रत्युक्त प्रत्यय युक्त है? अब ये प्रत्यय कहाँ लगाते हैं? पीछे शब्दों के। तो बड़ा आ किस में लगा है? देखो, धार्मिक, इसमें तो कहीं बड़ा आ नहीं दिख रहा मुझे ऐसा। यस, असली में भी कहीं बड़ा आया नहीं है। प्यारा, आप देखो प्यारा में कहाँ आ रहा है? प्यार आ, प्यारा है ना। तो इसमें किस में है? प्यारा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है? देखो, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसको हम कैसा समास बोलते हैं? आपको उसको द्वंद्व समास बोला जाता है। कैसा समास? द्वंद्व समास कहते हैं, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। अगला है कि जनमान शब्द में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 13 हिंदी का। जनमान शब्द में कौन सा समास है? तो जनमान में आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा समास होगा जनमान में? तत्पुरुष समास। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि के आपसे प्रकार पूछे गए हैं, अगर देखो सभी ने पढ़े हैं तो बड़े ही ईजी हैं ये। स्वर संधि हमारी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के प्रकार। यस, स्वर संधि के हमारे टोटल 5 प्रकार होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदी का 15वां क्वेश्चन आपके सामने। अतीत का संधि विच्छेद क्या है? अतीव का, है ना, 15वें में। तो अतीब का संधि विच्छेद क्या होगा हमारा? अति प्लस ईव, छोटी ई है इसमें, बड़ी कहीं आई भी नहीं है, तो आप गलत नहीं कर सकेंगे। तो आंसर होगा अति प्लस ईव, ये हमारा अतीब का संधि विच्छेद होगा, अतीब। नेक्स्ट है कि प्रत्युत्तर शब्द में कौन सा संधि है? प्रत्युत्तर शब्द में कौन सा संधि है? तो प्रत्युत्तर शब्द में आपका यण संधि है। क्या है? यण संधि। वृद्धि संधि, अयादि संधि नहीं है। प्रत्युत्तर, प्रति प्लस उत्तर, यण संधि। अगला क्वेश्चन 17 आपके सामने कि मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो कुछ लगाएंगे, देखो मनो प्लस रंजन, कुछ मन प्लस रंजन, तो यही सही है, मनो प्लस रंजन। ठीक है, तो 17वें सवाल का आंसर हो जाएगा हमारा, एक सेकंड, मनोरंजन है, अच्छा अच्छा गलत हो जाएगा, तो मना प्लस रंजन ये होगा 17वें का आंसर ए, मना प्लस रंजन, मनोरंजन। दूसरा मत लगा दीजिए वरना देख के लगेगा ये सही है, नहीं, ये है मनो प्लस रंजन, मनोरंजन। नेक्स्ट है कि विराम चिन्ह, ये जो है इसको क्या बोलते हैं? तो देखो, अर्ध विराम, पूर्ण विराम सब कुछ होते हैं, अल्प विराम और योजक चिन्ह। तो ये जो हमारा चिन्ह है, मतलब एक ऊपर बिंदी लगाएंगे और नीचे इसके कॉमा है, जस्ट ये इस तरीके से, ये है बिंदी और नीचे कॉमा है इस प्रकार से। तो इस विराम चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? इस विराम चिन्ह को हम अर्ध विराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध विराम।
नेक्स्ट है कि हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? शिष्टाचार, श्लाघा और श्रेय। शिष्टाचार, श्लाघा और श्रेय, सबसे पहले कौन सा शब्द आता है हिंदी में? आपका शिष्टाचार। ठीक है, तो 19वें सवाल का आंसर हो जाएगा हमारा शिष्टाचार, 19वें का। नेक्स्ट आपके सामने है व्यास शब्द का समास विलोम, व्यास शब्द का विलोम क्या है? तो व्यास का विलोम हमारा है समास। व्यास का विलोम शब्द क्या है? समास। ज़्यादातर लोगों ने ये गलत किया होगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अटपटा टाइप का है। अगला है हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? 21वां क्वेश्चन। तो ये जो आपका तुर्की, देखो अरबी जो है वो अरब अदब का है, अदब जो है अरबी शब्द है, अमरूद तुर्की शब्द नहीं है, तो ये गलत है आपका। आज़ादी फारसी शब्द है, ये भी सही है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। अमरूद जो है वो हमारा तुर्की शब्द एक नहीं है। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही बिहारी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी। तो मगही जो आपकी है ये आपकी बिहारी, देखो बिहारी ने लगभग मगधी भाषा प्रयोग की थी बिहारी जी की, अगर आप कविताएं पढ़ें उनके लेखन को तो बिहारी से ही संबंधित है। मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी की। नेक्स्ट है पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, इनमें से रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। तो भावबोध को सरल बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पाठक के। तो इसको सरल बनाने के लिए हम दोस्तों विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, बीच बीच में हम विराम चिन्ह लगाते जाते हैं। अगला है कौन सा विकल्प जो है विराम चिन्ह का भेद नहीं है? तो विराम चिन्ह का भेद जो इसमें से नहीं है, आप इन्हीं ऑप्शन में से देना है। ये हमारा देखो अर्ध विराम जो है विराम चिन्ह का भेद नहीं है, ये नहीं, अर्ध विराम तो है, ये नहीं है, मध्य विराम और अंत विराम ये दोनों नहीं है, तो आप यहाँ लगाएंगे एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध इनमें से कौन सा नहीं है? तो जो आपकी मजदूरी और प्रेम है ये इनका निबंध नहीं है। बकाया अशोक के फूल और कुटज ये दोनों ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। मजदूर का प्रेम आप मुझे कमेंट करके बताइए किसका निबंध है, ठीक है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25। अगला आपके सामने है उपन्यास और उपन्यासकार आपको दिए गए हैं, उनके युग में सिर्फ मैच करना है हमें। तो आपके सामने है जुलूस। जुलूस क्या फटीश्वर नाथ रेणु ने लिखा था? अंधेरे बंद कमरे नरेश मेहता का है, नई पौधे कमलेश्वर का है। अब इनमें से कौन सा आपका सही नहीं है, सिर्फ हमें वो बताना है आपको आंसर। तो इसमें देखिए जुलूस जो है फटीश्वर नाथ रेणु का ही है, सही है। बकाया ये अंधेरे कमरे इनका नहीं है, ना नई पौधे कमलेश्वर का है, तो ये आंसर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये दोनों ही गलत होंगे, ठीक है, बकाया पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है कि वह शब्द बताइए, वह शब्द जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात, संकेतिक या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे वह शब्द हमारा कौन सा है इसमें? तो वो हमारा है अविदा। क्या है? अविदा। ये जो शब्द है इसके द्वारा हम सीधा साक्षात, संकेतिक या मुख्य अर्थ का ज्ञान करते हैं अविदा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ए ऑप्शन। पेपर पूरा देख के जाइए, देखो जिससे कि कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलती है, क्या पता लास्ट कुछ ऑप्शन आ जाते हैं वही सेम टू सेम। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं, तो ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य इनमें से कौन से हैं? आपके सामने 3 और 5 ऑप्शन दिए गए हैं, आइए देखते हैं। ध्वनि सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं आपके ये हैं आनंद वर्धन। कौन है? आनंद वर्धन, नाम याद रखना, ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आनंद वर्धन है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, लिखा है कि निम्नलिखित में से आपको तर्क और विचार दिए गए हैं। आ में आपको स्थापना आ है और उसके तर्क दिए गए नीचे कि कला का उदय जीवन से है। अब इसका तर्क दिया गया कला जीवन के जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है, ठीक है, कला जो है जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है, किसे? जीवन को। तो अब बताइए इनमें से कौन सा सही है या क्या नहीं है? तो आपका इसमें देखिए दोनों ही सही हैं, आ और बा, कि कला का उदय जो है वो जीवन से है, बिल्कुल सही बात है। अगर जीवन है तभी आपके अंदर कला है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कला है तो जीवन है ना, वो जीवन के द्वारा ही फिर कला आती है बाद में, जीने के बाद
कला जीवन के जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है, तो दोनों ही और व सही। 30वां क्वेश्चन आपके सामने, और हिंदी का ये आखिरी क्वेश्चन है 30 हमारा, कि निम्नलिखित कथनों स्थापना आ और तर्क आपको दिए गए हैं। ये दोनों चीजें देखिए, स्थापना दी गई है हमें आ, राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है। इसका तर्क है कि परावर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं रहता है। अरे परावर्तनशीलता सृष्टि का नियम तो है ही भैया, बदलना है ना। तो 30 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब आ सही है और बा गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। ये सभी हिंदी के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इसके बाद आपके उर्दू, बंगाली, ये सभी क्वेश्चन आगे दिए गए थे, तो वो हमने यहाँ से बीच में लैप्स किए हैं। उर्दू और बंगाली के जो भी उर्दू और बंगाली के स्टूडेंट्स उसको वो देखेंगे। हम आगे आ गए हैं अपने 31वें क्वेश्चन पर, जो कि हिंदी लैंग्वेज में लिया है मैंने, बकाया इसके ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज भी है, कि एक सही 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर किसके बराबर होगा। देखिए, एक सही 3/16 और उसका व्युत्क्रम का अंतर जो है हमें निकालना है। जरा इसको सही कीजिए आप, तो 16 एकम 16 सही बटे में लिखेंगे, 16 एकम 16, 16 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, 19/16। अब इसका व्युत्क्रम कितना होता है भैया, व्युत्क्रम उल्टा कर दीजिए, तो 16/19 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 और 19 दोनों का लासा लो, कितना होता है 16 और 19 का नासा, तो आप गुणा कर दो आपस में, तो 19 छक्का 114 की 4 हासिल 11, 19 एकम 19 और 11 कितने हुए 30, मतलब 304, ये लासा होगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर देखो सी की ओर इशारा कर रहा है ये। ठीक हो, बिल्कुल सही बात है कि ऑप्शन नंबर सी ही हो सकता है, और यही टिक लगा देंगे आप, है ना। लेकिन क्या पता कहीं कट पेट के आंसर कुछ और दे रहा हो, थोड़ा और चेक कर लेते हैं। देखो 16 का भाग इसमें देंगे तो 19 बढ़ जाएगा, 19 गुणा 19 371। ठीक, 19 19 371 माइनस 16 16 256। जरा घटाइए, 11 में से 6 गए 5, ठीक है, और फिर आगे 6 में से 5 आएगा 1, 3 में से 2 गया 1, मतलब ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर 19/16 थे और यहाँ पर -16/19 लिया था। ठीक है, और 304 हमारा लासा, हाँ सही तो किया था, सब कुछ सही था। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर आ जाएगा। बकाया आप 19 19 361 371 -16 16 256, सही है। 11 में से 6 जाएगा 5, 361 होता है, 19 19 361, और यहाँ 5 में से 5 जाएंगे 0, 3 में से 2 गया 1। ठीक, ये आपके आंसर। नेक्स्ट आपके सामने है कि यदि a/b की पावर x-1 और b/a की पावर x-3 है तो x का मान निकालिए। देखो वेरी इजी है, आप इसको a/b की पावर जो है x-1 है, यहाँ पर है b/a, तो इसको उल्टा कर दो, आप लिखो दो a/b। इसकी जो पावर ऊपर है x-3, उसमें बस माइनस पहले आप ऐड कर दीजिए, -x, और माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा प्लस, बस। अब ठीक है, दोनों के आधार बराबर हैं तो बेस भी आपस में बराबर होंगे। अब देखो यहाँ पर कि x-1 बराबर क्या हो जाएगा, -x+3। इस x को यहाँ लाओ तो कितना हो जाएगा 2x, x यहाँ माइनस का, इधर आएगा प्लस का, तो x और x 2x बराबर, यहाँ 1 उधर तरफ जाएगा, 3 और 1 4, 2 का भाग देंगे इसमें तो कितना आंसर आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। 33वां क्वेश्चन आपके सामने है गणित का। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब हैं। देखो सपोज आपके पास 100% सेब हैं, आपने 40% बेच दिए तो कितने बचेंगे 60%, यही तो कहेंगे आप। लेकिन सवाल में कितने बचे हैं, सिर्फ 420। ठीक है, आपके पास अभी भी इतने सेब हैं, मतलब इतने हैं, और आपने जब 40% बेच दिए हैं तो बचे हैं 60%। तो 60% की वैल्यू आप देख रहे हैं 620 है, तो 0 से 0 काटिए, 6 सत्ते 42, 1% की वैल्यू आ गई है आपकी कितनी 7। लेकिन हमारे पास टोटल कितने थे शुरू में 100%, तो 100% की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 700। तो आपके पास 700 सेब मूलता थे। अगला है कि एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है, तो वो हमें भिन्न निकालना है। माना कि भिन्न हमारी कितनी है, ये है हमारी x, एक भिन्न है जिसका 1/27 से वही अनुपात है। देखो x का 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/19 से है, तो ये बराबर है किसके 3/11 का 5/9 से है, 9 के है। तो बस इसको ऊपर ले जाइए,
एक सेकंड, एक भिन्न आपके सामने x है, इसका 1/27 से वही अनुपात है, ये लगा दिया मैंने अनुपात, जैसे कि 3/11 का 5/9 से अनुपात है। अच्छा ये है कि 3/11 का 5/9 से अनुपात है। तो जरा इसको गुणा करें, देखो आप 27 तो पहले ऊपर भेजिए, तो ये 27x नीचे कितना है 1 इक्वल टू 9 का गुणा 3 में कीजिए, 9 27 अपॉन 11 गुणा 5 55। तो 27 से कम 27 ये कट जाएंगे, तो x का वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/55। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 1/55 आपका 34 का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा ये। 35वां सवाल आपके सामने कि एक साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.5% हो गई है, मतलब कितनी बढ़ गई है 2.5%। ठीक है, यदि दर 2.5% बढ़ जाती है, 1/2% बढ़ जाती है, इसके बढ़ने से व्यक्ति की आय 1250 बढ़ जाती है। तो 2.5% की वैल्यू 1250 है, आप यहाँ से दशमलव हटाओ तो नीचे 10 आएंगे, 10 का यहाँ गुणा करो तो 12,500। ठीक है, अब देखो सीधा सीधा 25% की वैल्यू इतनी है तो 25 के भाग दो, 25 पंचे 125। 1% की वैल्यू हमारी 500 आ गई, लेकिन आपके पास मूलधन जो होगा वो तो 100% होगा ना, तो बस जहाँ 5 और 000 दिखें वहीं लगा दो आप आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है। देखो वृत्त की परिधि क्या होती है भैया, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2πr। आगे कह रहा है कि वर्ग की परिधि के बराबर है, वर्ग की परिधि कितना होती है 4a। ठीक, वर्ग वर्ग मतलब स्क्वायर की परिधि के बराबर है उनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो सबसे पहले देखो इनकी इसके हम त्रिज्या लिखते हैं r, ठीक है, और इसका लिखते हैं नीचे a साइड। इसको 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, तो 2 यहाँ और पाई नीचे भेजेंगे तो यहाँ पाई आ जाएगा, तो 2/पाई आ गया। पाई का मान कितना होता है दोस्तों 22/7, तो यहाँ मैं पाई का मान सीधा रख रहा हूँ 22/7 आएगा, तो उसको कहाँ भेज रहा हूँ ऊपर, इसको इससे काट दिया 11 बार। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्षेत्रफल, एक्चुअली में क्या चाहिए क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मतलब होता है यहाँ इसमें देखो लगाना पड़ेगा पाई, यस, और इसमें लगाना पड़ेगा क्या पाई के बाद भी मुझे यहाँ पर स्क्वायर चाहिए पड़ेगा, यस और नो, है कि नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर भी कर देता हूँ, देखो इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे पाई लगाना पड़ेगा, पहले तो स्क्वायर और फिर यहाँ पर पाई, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 11 का स्क्वायर 121। अब यहाँ देखो पाई लगाया है तो पाई से पाई की वैल्यू 22/7 रखना पड़ेगा आपको फिर से, तो फिर 7 से गुणा करो, 7 सत्ते 49। ठीक है, इसमें 11 से भाग देंगे, 11 दूनी 22, 11 से भाग देंगे 11, 11 11 121, तो 7 दूनी 14/11, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन 14/11। ठीक है, थोड़ा तो क्रिटिकल सा सवाल है। अगला देखें, एक घन का आयतन घन सेंटीमीटर में कितना होगा जिसके विकर्ण आपको इतना दिया गया है। देखो घन का विकर्ण होता है a√3, ठीक है, और सवाल में दिया गया है 4√3, √3 से √3 कैंसिल, मतलब घन की भुजा कितनी आ गई 4, तो 4 का हमें आयतन क्या होता है a3, तो 4 का क्यू करना है, 4 का क्यू कितना होता है 4 चौको 16 चौको 64, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ये देखो फिर मैथ के सवाल है, ये आपको इंग्लिश लैंग्वेज में दिए गए हैं, अब हिंदी लैंग्वेज में इसको मैंने चेंज कर लिया है। क्वेश्चन 38 आपके सामने है कि इतने के गुणनखंडों में से एक है, इसके गुणनखंडों में से एक क्या है ना, ये पूछा गया है। तो आइए जरा देखते हैं। देखो इसको x³ माइनस +1, इसको माइनस का जरा अंदर गुणा करें तो -x और माइनस माइनस +1 ये हो जाएगा। इसको फिर देखिए x³ -x और 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, यस, क्लियर है कि नहीं है, 1 और 1 2। तो सवाल में क्या रहा है कि इनमें से इसमें कौन सा एक गुणनखंड है, बस आपको वो फाइंड आउट करना है, यस। यदि मैं x³ +1 का फॉर्मूला भी खोल लेता हूँ तो क्या आपको ये चीज़ कहीं मिलेगी, ये सोचने वाली बात है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें कोई गुणनखंड ऐसे नहीं होने वाले हैं, वरना आप लगे रहेंगे सवाल को देखते देखते कि किससे भाग जाए किससे नहीं जाए, क्यों गुणनखंड कहीं हो ही भी नहीं रहे हैं। इसका फॉर्मूला भी खोलेंगे तब भी x-1 नहीं आने वाला, प्लस ही आएगा। तो इनमें से सब गलत हैं, ये ऑप्शन नंबर हमारा ई सही होगा। समीकरण इतने इतने के मूल क्या है, मूल मतलब यही कि x² बराबर आप लिखेंगे 4, ठीक है, x बराबर क्या लिखेंगे आप
√4, और √4 का मतलब क्या होता है 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, और ये √4 का मतलब होता है ±2, ठीक है, तो -2 भी सही है। तो आंसर लगाएंगे आप उपयुक्त में से एक से अधिक, 39 का आंसर ऑप्शन नंबर हमारा होगा डी, ठीक है, क्योंकि कोई भी संख्या जो अंडर रूट के अंदर है वो हमेशा प्लस माइनस के बाहर निकलती है रूट से। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है कि 3x + y = 5 और x - y = 3, तो इसमें से बताइए कौन सा सत्य है। देखो हम सीधे x और y की वैल्यू उठाकर इक्वेशन में रख देते हैं। सबसे पहले पहला ऑप्शन लिया मैंने कि x की वैल्यू 3, 2, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 का गुणा 2 में, प्लस y की वैल्यू -1 ली मैंने, y की वैल्यू -1, तो 6 में से 1 गया 5, मतलब बराबर है, पहला हो सकता है। लेकिन अभी नहीं कह सकते हैं क्योंकि दूसरा हमें ये x - y चेक करना है। जरा x की वैल्यू रखेंगे 2 और y की वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब ये भी सही है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, 40 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। कुछ सॉल्व नहीं करना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, ठीक है, कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। देखिए किसी भी संख्या के लास्ट में एक तो हो सकते हैं, 25 भी आ सकते हैं जो प्राकृतिक संख्या के वर्ग होते हैं, लेकिन कभी भी कभी भी ये लास्ट में 7 नहीं आता किसी भी संख्या के वर्ग में। आप जरा चेक कर लीजिए कोई भी, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट वेरी गुड क्वेश्चंस एंड वेरी इजी क्वेश्चंस। 1.5x = 0.04y, तो इसमें आप कुछ ना करें, सीधी x/y की वैल्यू निकालिए। देखो क्या होगा 0.04, इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं 1.5, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा, और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने आएंगे 100, क्योंकि पीछे 2 डिजिट हैं इसलिए 2 जीरो आएंगे। 10 का इसमें भाग देंगे 10 बार जाएगा, तो आ जाएगा कितना 4/150 नीचे, ठीक है। 2 से भाग लगाएंगे तो 2/75 आएगा, x/y का मान आएगा 2/75, ठीक, बिल्कुल सही लगाया, कोई डिस्टर्ब नहीं है। रखते जाओ y - x, तो 75 में से 2 घटाओ पहले, तो ऊपर मिलेगा 73, और 75 में 2 ऐड करना पड़ेगा, नीचे से 70, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आपके सामने है, अंडर रूट के अंदर इतना संख्या लिखी है, इनको सॉल्व करना है आपको बस, ठीक। आइए सबसे पहले देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करते, हम दशमलव पे पूरा गौर कर लेते हैं कितने दशमलव हैं। नीचे आप गिनेंगे तो नीचे आप देखिए 1 2 3, 3 अंक पहले दशमलव है, ऊपर भी देखो 3 अंक पहले दशमलव है, तो थोड़ी देर के लिए सभी दशमलव आप भूल जाइए कि दशमलव एक भी है ही नहीं। अब सिर्फ संख्याएं देखो, 7 का भाग दो, 7 छंग 42, 6 बार गया, ठीक है, और ये भी 6 बार जा रहा है, 34 छक्का होते हैं 214, और 6 गुणा 6 जब निकालेंगे तो 136 का वर्गमूल होता है 6, मतलब आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, 43 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए अगला लेते हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 44 है कि y का x% 100 है और z का y% 200 है, तो x और z के बीच संबंध याद कीजिए। आइए देखते हैं, इट्स नॉट ए डिफिकल्ट वन, इट्स इजी वन। y का x% 100 है, तो मुझे बताओ y का x%, ठीक है, गुणा कर लेते हैं, y का मतलब गुणा x% 100, परसेंटेज है नीचे 100 आएगा, और उस 100 को मैं सीधा ट्रांसफर कर रहा हूँ इस तरफ, तो सीधा लिख देता हूँ मैं 10,000, ठीक है। आगे लिखा है कि z का y%, तो z गुणा y = 200, और नीचे इसके 100 आएंगे तो मैं 100 को भी यहाँ ट्रांसफर कर देता हूँ, सीधा लिख देता हूँ 20,000, ठीक है कि नहीं है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब मैं जस्ट यहाँ पर अगर y × x से डिवाइड दे दूँ, y × x की वैल्यू है 10,000, 10,000 दूनी 20,000, y से y कैंसिल, तो आप देख रहे हैं कि z/x की मान आएगा कितना 2, मतलब z बराबर आ गया 2x, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, z बराबर 2x। इजी क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2a, ये है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, लेकिन सवाल में हमें ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो 10 बराबर आप लिखेंगे कि √3/2a, 2 से यहाँ गुणा करें, 2 दूनी 20, और √3 नीचे लाइए, तो ये आ गई समबाहु त्रिभुज की भुजा आपकी, ठीक है। हमें चाहिए इसका क्षेत्रफल। अब भुजा याद रखना आपकी 20/√3 है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 4/3
√3/4, √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर, और √3/4, और ए मतलब भुजा। अभी हमने भुजा निकाली थी 20/√3, स्क्वायर करना है तो 20 का स्क्वायर 400, और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 से इसमें भाग देंगे कितना आएगा 100, तो 100/√3 क्या हो जाएगा 100/√3 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर 45 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 46वां सवाल आपके सामने है। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकल पद है। एकल पद मतलब जिसमें सिर्फ एक पद हो, तो सबको साफ दिख रहा होगा इसमें एकल पद अगर नहीं छांट पाए तो फिर तो बेकार है आपका 4x², क्योंकि बीच में कोई प्लस अलस है नहीं इसमें। तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गई मैथ के क्वेश्चंस। अब आ गए हैं थोड़े साइंस के क्वेश्चन, आइए हम एक एक करके देखते हैं। 47वें क्वेश्चन से, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो धातु निष्कर्षण में हम दोस्तों आपके कोक का प्रयोग करते हैं। किसका? कोक का। ठीक है, याद रखेंगे धातु निष्कर्षण में हम कोक का प्रयोग करते हैं। प्रिज्म में गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है। सबसे अधिक जो अपवर्तित होता है आपका रंगीन प्रकाश वो कौन सा है प्रिज्म में से। 48वां क्वेश्चन, तो ये हमारा है आपका बैगनी प्रकाश। बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है और इसका विचलन सबसे अधिक होता है, याद रखेंगे आप। ठीक है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और इसका विचलन सबसे कम होता है लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर 49 है कि किसी चालक का प्रतिरोध जो है वो समानुपाती है। याद रखना कि बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है और जिसकी तरंगदैर्घ्य कम विचलन ज़्यादा, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा विचलन कम। ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? उसके अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल के, उसके घनत्व के, उसकी लंबाई के, या एक से अधिक, वही आंसर। ठीक है, देखो लगभग बैंक में आते हैं 5 ऑप्शन आपके STG, लेकिन क्योंकि इतना पेपर कठिन नहीं दिख रहा है मुझे भी, लगभग हो सकता है, मतलब जो लोग पढ़ के जा रहे हैं उनका हो जाएगा अच्छे से, अगर अच्छे से पढ़ के आप गए तो ये आपका ये किसी तार का जो प्रतिरोध समानुपाती होता है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। ρL/A, अगर आपने ये पढ़ा है तो प्रतिरोध R=ρL/A, ρL/A, ये मतलब एरिया है। माचिस की डिब्बी में रगड़ने पर सतह पर मौजूद जो मुख्य रासायनिक घटक है वो क्या है? वो क्या होता है आपका? फास्फोरस। फास्फोरस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सफ़ेद फास्फोरस, एक लाल फास्फोरस। ये होता है लाल फास्फोरस मतलब P5, और सफ़ेद फास्फोरस होता है P4। ठीक है, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा अग्निशामक होते हैं, तेज़ी से जलते हैं। जो माचिस पे लगा होता है वो होता है हमारा क्या? फास्फोरस, याद रखेंगे। ग्रेफाइट तो किस में होता है? आपके माचिस के, वो सॉरी पेंसिल वगैरह जो आप पेंसिल से लिखते हैं ना वो ग्रेफाइट की होती है, उसमें जो आगे जो ब्लैक ब्लैक पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयोग करते हैं। देखो हम अगर हम मैथिल एल्कोहल प्रयोग करेंगे तो हम मर जाएंगे। ठीक है, मैथिल एल्कोहल करेंगे तो मतलब पूरा पॉइजन जहर है। हम लोग जो पीते हैं आदमी लोग वो है एथेनॉल। ठीक है, एथिल एल्कोहल मतलब एथेनॉल। तो आपका 51 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथेनॉल, जिसका सूत्र होता है C2H5OH। ये है हमारा इथेनॉल मतलब शराब। हम लोग ये शराब को पीते हैं। हम लोग नहीं मतलब आप लोग ये समझेंगे, हम लोग मतलब जो हम इंसान लोग हैं वो एथेनॉल पीते हैं, ये है, मेथेनॉल नहीं। किसी ईंधन की दक्षता जो है किसके संदर्भ के में व्यक्त की जाती है? ईंधन की दक्षता, ठीक है, कंबंशन ऑफ द फ्यूल। तो ईंधन की दक्षता जो है आपके, ये उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। किसमें? कैलोरी मान में। नेक्स्ट के खाने के डिब्बे पर जो जस्ता के बजाय टिन की परत चढ़ी रहती है, क्योंकि खाने के जो डब्बे होते हैं उस पर जस्ता के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है। क्यों? क्योंकि जो टिन है हमारी वो इसमें तो क्या ही लिखा है, टिन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है, इसलिए हम टिन की परत चढ़ाते हैं। तो 53 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, क्योंकि ये क्रिया नहीं करता है इसलिए हम डब्बों पर जस्ते के बजाय टिन की परत चढ़ाते हैं। ये इंग्लिश में दिए गए हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी, अब देखो साइंस वहाँ हो गया कंप्लीट, यहाँ पर जीके से आ गया है, कुछ लगभग जीके ही है, हल्का हल्का साइंस है अभी। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? इनमें से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? क्वेश्चन 54, तो ये आपकी है ड्रिप प्रणाली। ड्रिप जो इरिगेशन है ये आपकी
पारंपरिक मतलब पहले से नहीं है, बका है खनन प्रणाली, चैन पंप प्रणाली, ये सब है। ड्रिप प्रणाली एक पारंपरिक पद्धति नहीं है। तो 54 का आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है कि मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव गुर्दे की कोशिका में जो हमारे लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो ये आपके एक जोड़ी होते हैं। कितने, एक जोड़ी। नेक्स्ट है कि मानव कान का श्रवण प्रास क्या है। देखो हम 3 प्रकार की तरंगे को जानते हैं आप लोग, श्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे होती हैं जिनकी तरंगदैर्घ्य जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, ये श्रव्य तरंगे होती हैं, मतलब हम लोग सुन पाते हैं मानव। और जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं वो अपश्रव्य तरंगे कहलाती हैं, जो कि व्हेल मछली वगैरह के द्वारा निकाली जाती हैं। लेकिन जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं उनको हम कहते हैं पराश्रव्य तरंगे, मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो कि चमगादड़ वगैरह के द्वारा निकाली जाती हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो याद रखेंगे आप, मानव कान का जो श्रवण प्रास है वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, मतलब श्रव्य तरंग है। निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है, तो किस में इसमें आपको दिया है किस में उच्चतम ऊर्जा होती है, तो ये आपका है नीला प्रकाश, इसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। लोगों को लाल लगेगा, लाल नहीं, नीले में उच्चतम ऊर्जा होती है। अब देखो पेंसिल वाला जो मैंने अभी बताया था, इसका जो लेड है बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, तो हम ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, सल्फर का नहीं। ठीक है। अगला है कि प्रकाश की किरण जो है दर्पण पर 30 अंश के कोण के पर आपतित होती है, अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, देखो ये जो किरण आई वो 30 अंश पर एक आपतित होती है किरण, ये वाली, ये अविलंब है। तो कह रहा है अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा, जितने पर आई है उतने पे ही जाती है। ठीक है, उसमें कोई चेंज थोड़ी ना होना होता है। तो ये आपका 30 है, अब ये परावर्तित कितने पे होगी, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जाता है, तो 60 अंश पर, ऑप्शन नंबर बी। 59 का आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी। आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है, तो ये हमारी होती है क्रमाकुंचन, स्थानांतरण वाष्पोत्सर्जन थोड़ी ना हो, क्रमाकुंचन विधि। तो 60वें का आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी। इजी है काफ़ी, ऐसा कठिन मुझे भी नहीं लग रहा है यार, पहली बार देख रहा हूँ। जबकि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं, तो ये हमारा मस्तिष्क के कौन कौन से भाग होते हैं, पोन्स। देखो अब इसमें रीढ़ की हड्डी कहाँ से है भैया, कार्ड ये कहीं कुछ नहीं होगा। पोन्स बैरोलाई, मेंडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम, ये जो है हमारे रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 61 का आंसर हमारा क्या होगा, सी आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है, तो ये आपका रोलिंग घर्षण जो है कि सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है, रोलिंग घर्षण। ठीक है, 62। आइए अब जीके क्वेश्चन कुछ आ गए हैं और जीके क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने है कि नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है। तो इस समय देखो करंट अफेयर का ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें ही। नाबार्ड के अध्यक्ष आपके जो हैं वो है साजी केवी, साजी केवी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में स्थित है, नाबार्ड का, याद रखेंगे नाबार्ड का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में स्थित है और इसके अध्यक्ष जो है वो है साजी केवी। नेक्स्ट 64 आपके सामने के ONGC मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, इसके अध्यक्ष कौन है इस समय प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष इनमें से एक भी नहीं है, ना अलका मित्तल, ना माधुरी मित्तल और ना ही माधुरी गिल। ये आपके उपयुक्त में से कोई आंसर नहीं है, तो आप इसमें लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। इस समय ONGC के जो अध्यक्ष हैं इस समय आपके वो है अरुण कुमार जी, अरुण कुमार सिंह, ये नाम याद रखेंगे इनका। ONGC के कौन है, अरुण कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह इस समय ONGC के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ONGC का हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो ONGC का हेडक्वार्टर जो है वो हमारे न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा, न्यू दिल्ली में। ठीक है, इतना याद रखेंगे ONGC का हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन है इस समय के इटली के प्रधानमंत्री कौन है। ये भी देखो करंट अफेयर से पूछा गया सवाल है कि इटली के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है। तो इटली के प्रधानमंत्री आपको पता होना चाहिए कौन है इस समय, जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, देखो कैसे कैसे नाम दिए गए हैं कि आपको हो सकता है मैच कर जाए। जॉर्जिया इसमें है तो आगे कुछ और है, यहाँ मेलोनी है तो आगे जिलोनिया है, उल्टा सीधा ऐसा मतलब लिख के दे दिया है एग्जाम वालों ने। तो इस समय इटली के जो प्रधानमंत्री है वो है जॉर्जिया मेलोनी, नाम याद रखेंगे इनका। और इटली के जो आपके प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो इस समय है वो हैं मल्टेट्रा, याद रखेंगे, मलारेला है, मलारेला है। ठीक है,
मल्लारेला इटली के हमारे प्रेसिडेंट हैं इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पांचवी जो बाघ रिपोर्ट है अपनी 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है। तो पांचवी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या आपकी है वो है 3167 है। कितनी है दोस्तों? 3167। और हमें पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट टाइगर जो हमारा है, प्रोजेक्ट टाइगर ये हमारा सन 1973 का है। कब का है? 1973 का प्रोजेक्ट टाइगर है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में। ठीक है, और इस समय बाघों की संख्या कितनी है? 3167 है हमारे भारत के अंदर 2022 के अनुसार। ठीक, नेक्स्ट है 2022 की घटना जो है बिपरजॉय। बिपरजॉय एक बहुत बड़ा तूफान था, जो कि खतरनाक तूफान था बिपरजॉय। ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है। तो बिपरजॉय जो है आपके मुंबई के आसपास आने वाला एक तूफान था, जो कि पानी के अंदर उभरा हुआ था। ठीक है, ये पूछा गया है कि 2022 की घटना बिपरजॉय था, क्या था? तो ये आपका जो है वो आपका एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, जो कि कहाँ आया था? मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में। नेक्स्ट है कि मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है? मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम आपका है पीएम मध्याह्न भोजन योजना। ठीक है, अरे ये नहीं है, मध्याह्न भोजन योजना का जो नाम है पीएम पोषण योजना। क्या है? प्रधानमंत्री पोषण योजना। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, प्रधानमंत्री पोषण योजना जो प्रधानमंत्री पोषण योजना या प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना इसका नाम रखा गया है। शॉर्ट में इसको हम पोषण योजना के नाम से कह देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मध्याह्न मतलब मिड डे मील जो है हमारी 15 अगस्त 1955 को शुरू हुआ था। 15 अगस्त 1955 को 15 अगस्त 1955 को ही ये शुरू हो गया था। ठीक है, लेकिन इसमें रिफॉर्म्स जो किए गए थे, सुधार, वो 2004 में फिर से किए गए थे इसमें मिड डे मील में। तो हम मेन जो मानते हैं कि 2004 में हमारा मिड डे मील शुरू हुआ था, जबकि 15 अगस्त 1955 को ये शुरू हो गया था। तो मध्याह्न योजना को हम इस समय पीएम पोषण योजना के नाम से जानते हैं। अगला आपके सामने है कि थावे महोत्सव। थावे महोत्सव का आयोजन 2023 में किस स्थल पर हुआ है? तो थावे महोत्सव का आयोजन आपके कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है। लेकिन देखो, बिहार में यहाँ पर सभी आपको बिहार के ही जगह दी गई हैं, तो हमें स्पेसिफिक उस जगह का नाम पूछा गया है। देखिए उसमें, तो आपका आंसर इसमें है कि बिहार में हुआ है, लेकिन इन किसी जगह पर नहीं हुआ है बिहार में। ठीक है, ना भागलपुर में, ना मुंगेरपुर में, ना पटना में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई लगाएंगे। थावे महोत्सव बिहार में है, ये बात सच है, लेकिन आपका आंसर यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब इनमें से कुछ नहीं है। अब हम ये देख लेते हैं कि चलिए ये बिहार में जो थावे महोत्सव है ये बिहार में किस जगह पर हुआ था। ठीक है, अभी हाल हम सर्च करके आपको बताते हैं कि थावे महोत्सव थावे महोत्सव बिहार में आयोजित किया जाता है। ये हर साल फेस्टिवल मनाने वाला फेस्टिवल है, और ये जो है बिहार में आपके बिहार में ये गोपालगंज में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? गोपालगंज में। इसलिए ये भागलपुर ये सब जगह पर हम नहीं मानेंगे इसको, है ना। तो आंसर आपका क्या होगा? गोपालगंज में आपका थावे महोत्सव बिहार में मनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार की सरकार की स्टेट आइकन कौन बनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैथिली ठाकुर जो कि महाराष्ट्र की है, मैथिली ठाकुर, इनको बिहार सरकार ने स्टेट आइकन के रूप में बनाया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है। अब ये इंग्लिश के कुछ दिए गए हैं और उसी इंग्लिश के फिर नीचे हिंदी में दिए गए हैं। लिखा है कि जल शक्ति जो मिशन है इसकी सकल बजट राशि क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 71, जल शक्ति मिशन की जो सकल बजट राशि क्या है। ठीक है, ये जो राशि है टोटल 7146 करोड़ है, 7146 करोड़ है टोटल। लेकिन क्योंकि इसके आसपास का ऑप्शन देखना है तो आप इसमें लगा सकते हैं 70,000 करोड़। वैसे हो सकता है कि अगर एग्जैक्ट डाटा दिया जाए, है ना, तो फिर हम उन उपयुक्त में से कोई नहीं मान सकते हैं। लेकिन क्योंकि आसपास उसने आंसर ये मान रखा है 70,000 करोड़, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 72वां क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम क्या है। तो क्लस्टर आधारित जो गांवों के विकास योजना का नाम है, इसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, ये आपकी क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम है। 72वें क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने है कि चिपको मूवमेंट जो कि विजय बहुगुणा के समय पर उत्तराखंड में शुरू हुआ था। द चिपको मूवमेंट पूछा गया है कि चिपको मूवमेंट जो एक पुस्तक है, ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं आपके शेखर पाठक जी। ठीक है,
तो चिपको मूवमेंट के पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? शेखर पाठक। नेक्स्ट है कि विश्व ब्रेल लिपि कब मनाते हैं? तो विश्व ब्रेल लिपि हम दोस्तों 4 जनवरी को मनाते हैं विश्व ब्रेल लिपि। 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, सबको पता है, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी हमारे दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। और विश्व ब्रेल लिपि जो है हम 4 जनवरी को मनाते हैं। आपको बता देते हैं कि 8 जनवरी को दोस्तों हम क्या मनाते हैं? 8 जनवरी को हम दोस्तों रोटेशन डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? रोटेशन डे। लेकिन आप इसमें क्वेश्चन में याद रखें, ब्रेल लिपि हम 4 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। ब्रेल लिपि का मतलब होता है अंधे लोगों को पढ़ाने की विधि। 75वां क्वेश्चन कि भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, भारत गौरव पर्यटन रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा कथन सही है, इसके बारे में पूछा गया है। इसमें देखिए क्या क्या है। ये जो है कि इसका उद्घाटन 16 अप्रैल 2023 को शुभारंभ हुआ था, सही है। यह नई दिल्ली से रेलवे स्टेशन से शुरू हुई थी, ये भी सही है। इसका 25 सितंबर 2022 को शुभारंभ हुआ था, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसके आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर हम लगाएंगे क्या? डी। ठीक है, तो आप जब ज़्यादा सही है, देखो एक से ज़्यादा सही है तो आपको लगाना ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि अज्ञात शवों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो डीएनए का डाटाबेस रखने वाला, वो भी कैसे? अज्ञात शव जो हैं, मतलब जिनके बारे में पता ही नहीं है कि इनके माता पिता कौन है या किस राज्य से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, उनके डीएनए का जो डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य हमारा जो बन गया है, वो इस समय बना है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। अगला है आसियान। आसियान का मुख्यालय आपको देखो पता होना चाहिए, जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसमें पूछा गया है कि आसियान में टोटल 11 कंट्रीज हैं दोस्तों, ये भी याद रखेंगे आप। ठीक, आसियान में कितनी कंट्रीज हैं? 11 कंट्रीज हैं। और पूछा गया सवाल में कि आसियान जो है 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश कौन सा है? तो आसियान के 2023 का जो शिखर सम्मेलन का आयोजक देश है वो हमारा इंडोनेशिया है। ठीक है, और इंडोनेशिया है, और आसियान का हेडक्वार्टर भी यहीं इंडोनेशिया के जकार्ता में देखने को मिलेगा आपको। 78वां क्वेश्चन कि 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है देखो 2023 का। तो ये आपका जो देश है वो है आपका जर्मनी। जर्मनी देश जो है वो क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश बन गया है जर्मनी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सूर्य एक क्या है? पूछा गया है सूर्य एक क्या है? तो सूर्य सबको पता होना चाहिए एक तारा है, ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन कैसा तारा है? एक पीला तारा है। ठीक है, सूर्य एक पीला तारा है। अगला है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे जाने वाली अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? देखिए आपको मैं बताता हूँ कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखा कितनी होती हैं, इनमें बड़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी। अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 180 और देशांतर रेखाओं की संख्या होती है दोस्तों देशांतर देशांतर रेखाओं की संख्या होती है 360। मैंने याद कैसे रखा है कि अक्षांश देखो एक छोटा शब्द है तो छोटी संख्या होगी, और देशांतर एक बड़ा शब्द है तो ये बड़ी संख्या 360 हमने उठा ली। अब हम कभी भी नहीं बोलते हैं इसको, पहले बहुत गलत होती थी मेरी भी। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है कि 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाने वाली अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? तो ये आपकी होती हैं 179। ठीक है, क्योंकि एक हम छोड़ देते हैं, टोटल मिलाकर ये 180 हो जाती हैं। एक नॉर्थ पोल की, एक साउथ पोल की, दो छोड़ देते हैं, है ना, टोटल 181 हो जाती हैं फिर जाकर। लेकिन यहाँ पर 1 डिग्री के अंतराल पूछा गया तो 179 हम लेंगे। नेक्स्ट है कि कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? ठीक है, ये करंट अफेयर का सवाल नहीं है, ये आपका जीके का क्वेश्चन है। कोसी मैदान की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो आपकी 30 मीटर की है। कितनी है? 30 मीटर की, याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने दोस्तों कि जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति जो केंद्र है, जीवाश्म के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो मानव का जो उत्पत्ति केंद्र है 82 क्वेश्चन में वो आपका आंसर होगा अफ्रीका की रिफ्ट घाटी जो है वो, उसमें हमारे मानव का उत्पत्ति केंद्र देखने को मिलता है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में। नेक्स्ट आपके सामने है कि दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क क्या कहलाते हैं? तो दो समुदायों के मध्य जो सांस्कृतिक हमारे संपर्क होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? वो हमारे एक्लेचरेशन के नाम से जानते हैं। दो संप्रदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क को।
एक्लेचरेशन के नाम से जानते हैं। 83 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बरौनी जो तेल शोधक हमारे संयंत्र है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपके बेगूसराय में स्थित है। बरौनी तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर है? बेगूसराय में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर हो जाएगा, मधुबनी और सहरसा में नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने कि टेहरी जो बांध परियोजना संबंधित है, ये किससे संबंधित है? टेहरी बांध परियोजना, तो टेहरी बांध परियोजना जो संबंधित है आपकी, ये हमारी समभाववादी विचारधारा से संबंधित है। ठीक है, अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे कि टेहरी बांध परियोजना जो है वो संभववादी विचारधारा से संबंधित है। अब कुछ देखो स्थानांतरित कृषि के बारे में दिया गया है 86 क्वेश्चन में, जैसे कि झूम कृषि हम जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में होती है झूम, ठीक है, कृषि का एक नाम है जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर पूछा गया उड़ीसा की स्थानांतरित कृषि कौन सी है, 86 क्वेश्चन उसमें, ठीक है। तो उड़ीसा की हमारी स्थानांतरित जो कृषि है दोस्तों, वो हमारी क्या है? पोडू, ठीक है, कौन सी है? पोडू। पोडू जो है उड़ीसा की स्थानांतरित कृषि है। लेकिन ये देखो आप पेंडा और बेबार, पेंडा और बेबार ये कहाँ की है? उड़ीसा की स्थानांतरित कृषि कौन सी है? पोडू, ठीक है, 86 का आंसर आप याद रखेंगे ये। अच्छा, पोडू एक जगह की और है आंध्र प्रदेश की, इसको भी याद रखेंगे क्योंकि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश लगभग आस ही पास में पूरा रेंज पड़ जाता है वो। तो पोडू उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में दोनों हैं। लेकिन आपसे अगर बात करूं मैं पेंडा और बेवर, तो पेंडा आपकी आंध्र प्रदेश की है, पेंडा ये भी कहाँ की? आंध्र प्रदेश की है। और बेवर जो हमारी है वो बेवर और दहिया, दोनों नाम याद रखना, बेवर और दहिया, ये हमारी एमपी में देखने को मिलती है जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ठीक है, नाम याद रखेंगे। पोडू कहाँ की है? आपकी उड़ीसा की भी, आंध्र प्रदेश की भी। और पेंडा कहाँ की है? ये भी आंध्र प्रदेश की और उड़ीसा दोनों जगह आएगा ये भी। और बेवर और दहिया आपको एमपी में देखने को मिलेगा, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नॉर्थ ईस्ट में क्या मिलता है हमें? हमारे वहाँ पर झूम खेती मिलती है देखने को। 87 है, बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू क्या कहलाता है? बलूचिस्तान में आपके चलवासी जो होते हैं उनका तंबू क्या कहलाता है? ये हमारा किजसी कहलाता है। क्या कहलाता है? किजसी। इस टाइप के क्वेश्चन है कि इनको पहले नहीं पढ़ा है तो आंसर देना कभी भी संभव नहीं हो सकता है हमारे लिए, ठीक है, आपके लिए भी। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले से रोशनी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? रेशमी रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है बिहार के किस जिले से? देखो औरंगाबाद तो बिहार में नहीं है आपको पता है, तो मधुबनी और भागलपुर में कोई आपको एक टिक करना होगा। यस, तो आंसर हमारा क्या होगा? भागलपुर है। भागलपुर में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है कि जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात क्या होता है? घटता है। अब जनसंख्या घटी तो मानव जो भूमि का अनुपात है, मानव जिस भूमि पर रह रहा है वो अनुपात क्या है? घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, ठीक। तो 89 क्वेश्चन का आंसर क्या है? कि बढ़ता है। अगर जनसंख्या घटेगी तो जो भूमि है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जनसंख्या कम रहेगी तो भूमि भूमि ज़्यादा दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बिहार के जो हमारा मुजफ्फरपुर है बिहार का, यहाँ पर मक्का सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, किस खेती के बीच में सर्वाधिक अंतर होता है उसकी बुवाई और कटाई के बीच में? तो वो आप याद रखेंगे मक्का, मक्का नहीं है, गन्ना। गन्ना की जो खेती है उसके बुवाई और कटाई के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, ठीक है। 91 की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह जो थे, कि सिंह किस स्थान से संबंधित थे? कुंवर सिंह, तो 1857 के विद्रोह के जो नेता कुंवर सिंह थे ये किस स्थान से संबंधित थे? ये आपके मेरठ से संबंधित थे। अरे ये क्या लगा दिया मैंने? जगदीशपुर से संबंधित थे। जगदीशपुर मतलब बिहार से संबंधित थे कुंवर सिंह। अगला है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 92। तो ये आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो हैं, इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1892 में की थी, 1876 में की थी। क्वेश्चन नंबर 93 है कि विदेशों में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो ये हमारी हैं मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा ने सबसे पहले विदेशों में, कब? ये 1907 में, 1907 में 21 अगस्त 1907 में इन्होंने, याद रखना 1907 में हमारा क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन। 1907 में ही इन्होंने मैडम भीकाजी कामा ने 21 अगस्त 1907 को सूरत में ही इन्होंने, ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले फहराया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है
अब्दुल कलाम आजाद के किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो ये आपकी जो पत्रिका है उसका नाम है दोस्तों क्या, अल हिलाल। ये जो है अल हिलाल, आल अभी हिलाल नहीं, अरे अल हिलाल है, क्या बोल रहे हो। अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अल हिलाल को संपादित किया गया था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमेंसेस के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमेंसेस के जो लेखक थे ये हमारे आपके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी बिहार से ही रहने वाले हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष, क्वेश्चन नंबर 96। तो ये आपके हैं सहजानंद सरस्वती, जो है वो ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में बिहार में की गई थी, ये भी याद रखेंगे साथ में आप। क्वेश्चन नंबर 97 है कि पटना जो आपका महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो पटना महिला विश्वविद्यालय आपका 1940 में स्थापित हुआ था दोस्तों। ये आप डेट सन याद रखेंगे, 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय, क्योंकि 15 तारीख को जो पेपर है इसमें बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस पेपर से भी रिलेटेड आ सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर हमेशा उठा के देते हैं ये लोग। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो अंतरिम जो सरकार थी हमारी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास आपका कौन सा विभाग था? उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे ये आपके खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, अंतरिम जब इंटरिम सरकार बनी थी, है ना, खाद्य एवं कृषि मंत्री। नेक्स्ट है आपके सामने कि किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस नहीं है। तो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना ये 1927 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बंगाल विभाजन जो आपका हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, डेट याद रखना, 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपका बंगाल गजट का जो बंगाल विभाजन है ये 16 अगस्त 1905 का है। ये आपका किस शोक के रूप में मनाया जाता है? किसके रूप में? कंडोलेंस शोक के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? तो ये आपके हैं असहयोग आंदोलन, कब का? 1920 का, 1920 का। इसके दौरान जो बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? देखो, महात्मा गांधी ने जो पहला अपना जो उन्होंने कोई किया था अनशन, वो चंपारण उस पहला सत्याग्रह जो कोई किया था वो तो हमारा चंपारण ही था। ठीक है, उसके बाद खेड़ा, फिर तो अहमदाबाद मिल, कई सारे होते चले गए थे, लेकिन सबसे पहला था उनका चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन। तो ये जो है 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? ठीक है, 102 क्वेश्चन ये आपके हैं राजकुमार शुक्ला जी, इनको चंपारण आने का निमंत्रण दिया था महात्मा गांधी को इन्होंने। अगला क्वेश्चन है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपके राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए इसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, 4-5, इनमें से कौन सा सही है बस ये आपको बताना है। ध्यान दो कि मुस्लिम लीग के प्रति इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकृत किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार नहीं किया गया था। पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था, बिल्कुल सही है। इसने बेवल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्रता पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी, ये भी सही है। इसने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया, 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया, हाँ ये भी सही है। तो एक उपयुक्त में से सभी सही है, ये आप लगाएंगे एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। 105वां क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? टोटल देखो 150 क्वेश्चन है, अगर आप पूरे देख के जाएंगे तो आपको ही फायदा मिलेगा, हमारा इसमें कोई फायदा नहीं है।
तो 105वां है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? तो ये देखिए, पहला है कि बेसंवैधानिक सर्वोच्च तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। यस, करेक्ट है। वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं। कौन? हमारे मूल अधिकार। यस, ये भी सही है। वे न केवल राजनीतिक और कानूनी समता बल्कि सामाजिक समता को भी निर्णय लेते हैं। ये सामाजिक समता के लिए नहीं होते हैं, वे तो मूल कर्तव्य बनाए गए थे हमारे। ये तो अधिकार के बारे में बात कर रहा है, ये नहीं होगा। मतलब पहला और दूसरा सही है, तो आप ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे यहाँ पर। ये 105 का आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। 106 आपके सामने है कि अपराधों को की दो सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है। नहीं, ये तो गलत है। ये है कि संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा, संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है। ये गलत है। पहला तो सही है, दूसरा गलत है। देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कर्मचारी की कार्रवाई की जा सकती है। हाँ, ये सही है। तो इसलिए हमारा 1 और 3 सही है, तो हम लगाएंगे उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। 106 का आंसर डी ऑप्शन। अगला है 107 लेते हैं। ये भारत में जो संघवाद है हमारा, कि इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 107 में तो ये आपका एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारत संघवाद का परिणाम है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। 108 है कि भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है। क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये भी सही है। उच्च न्यायालय केंद्रीय प्रशासन के एक उपभाग के में गठित किए जाते हैं। नहीं, ये गलत है। तो बस पहला और दूसरा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 108 का आंसर। अगला आपके सामने 109 कि भारत में दबाव समूह जो है किससे पीड़ित है? दबाव समूह 109, ये आपका जो है उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर है। सांस्कृतिक विद से संबंधित है और विचारधारा की प्रतिबद्धता से की कमी से भी है और देश की राजनीति स्वयं भूमिका की कमी से भी है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चुप रहने की स्वतंत्रता है भारत में किस प्रकार की अधिकार है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? अगर ये कभी आ गया तो लगाना मुश्किल हो जाएगा। चुप रहने की स्वतंत्रता हमारी जो है वो हमारा मूल अधिकार है। ठीक है, याद रखेंगे, चुप रहने की स्वतंत्रता हमारा मूल अधिकार है। अगला है 111 क्वेश्चन आपके सामने, मैचिंग करना है, ये सब लगाना है इस तरीके से मैचिंग। आइए देखते हैं मैचिंग वाले क्वेश्चन को, 111वें क्वेश्चन को। तो देखिए, दूसरा इसमें आप देखेंगे कि कार की न्याय संगत एवं मनोवोचित दशाएं ये किससे संबंधित हैं? ये आर्टिकल हमारे 42 में देखने को मिलती हैं। कार की न्याय संगत एवं मनोवांछित दशाएं, कर्मचारियों की निर्भया मजदूरी जो है ये हमारे अनुच्छेद 43 से संबंधित है। और आपके जो समान सिविल समता है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड सबको पता है, आर्टिकल 44 संबंधित है, तो सी का आंसर 4 ही होना चाहिए। और राष्ट्रीय महत्व के स्थान पर वस्तुओं का संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 49 में मिलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो 112 क्वेश्चन का आंसर, ये हमारा जिनका आंसर तो ये आपका रहेगा, एक से अधिक आंसर है। अब देखो पढ़ लेते हैं, जिला नियोजन समुदाय का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में पंचायतों और न्यायपालिकाओं की योजनाओं का एकीकृत करना, जनपद की प्रारूपी योजना तैयार करना, पंचायत के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना। हाँ, तो आपके एक से अधिक आंसर यहाँ पर भी होंगे। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है? 113, सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ा है तो कितनी बार तो लिख के आता है दूरदर्शन का ध्येय वाक्य। तो ये आपका क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। आपने देखा होगा गोला ये बन के आता है इस तरीके से, बीच में कुछ ऐसा इधर पूरे लिखे थे, सत्यम शिवम सुंदरम, है ना, ये है। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी जो भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका बताएंगे दोस्तों आप लोग कमेंट करके, क्या नहीं? चलो देख लीजिए, भगवान महावीर आपका वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। 114 का आंसर सी ऑप्शन।
नेक्स्ट है कि दीनदयाल उपाध्याय जो प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध हैं, ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? ये अपने एकात्मक मानववाद के लिए प्रसिद्ध हैं दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट है आपके सामने खुदाई खिदमतकार आंदोलन जो है इसका नेतृत्व किसने किया था? तो खुदाई खिदमतकार का आंदोलन जो है खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। अगर आपने सिंपल पढ़ा है खुदाई खिदमतकार के कौन है तो संबंधित है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला है कि जनजातीय जो आपका गौरव दिवस कब से शुरू किया गया था? जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया था? तो ये आपका 15 नवंबर 2021 से जनजातीय गौरव दिवस शुरू किया गया था, 15 नवंबर 2021 से। कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? तो ये आपका जो है कौन सा सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? आपको सबको दिख रहा होगा, राजस्थान ही ऐसा राज्य है जहाँ पर गर्म, क्योंकि देखो बाजरा खाने में गर्म होता है, तो और हमारी गर्म चीज़ें जो है राजस्थान में ही उगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेल जो हैं जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं वो किस तरीके के सेल कहलाते हैं? तो जिस सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं वो हमारे अवसादी सेल कहला जाते हैं। सेल 3 प्रकार के हैं, अग्नि सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। तो जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं वो हमारे अवसादी सेल कहलाते हैं। आगे देखो, चाप झील जो है, अक्सबो झील कहाँ पाई जाती है? चाप झील। तो चाप झील आपकी दोस्तों ये नदी घाटियों में पाई जाती है चाप झील। क्लियर। नेक्स्ट है कि विश्व जल दिवस हम कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं। कब? 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, और 21 मार्च को हम विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, और 22 अप्रैल को हम वर्ल्ड विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ठीक है, अर्थ डे 22 अप्रैल को। एक सींग वाला गैंडा का घर कौन सा है? तो ये सबको पता है, कांजीरंगा नेशनल पार्क असम का जो एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला है कि बॉक्साइट का उत्पादन का राज्य जो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा देश है इसमें से? 123वां क्वेश्चन। तो बॉक्साइट का जो सर्वाधिक उत्पादक हमारा कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया राज्य में, सॉरी ऑस्ट्रेलिया देश में। सुनहरा रेशे से क्या अभिप्राय है? तो ये हमारे सुनहरा रेशा क्या होता है आपकी? सुनहरी रेशा। तो ये आपके हैं दोस्तों, ये है आपका पटसन। पटसन जो है वो सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 प्रमुख कारक हैं, क्या हैं? तो ये आपके जन्म, मृत्यु और प्रवास, ये जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। अब अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल परिवर्तन क्या कहलाएगा भैया? ये आपका पारिस्थितिक क्षरण कहलाएगा, क्योंकि प्रतिकूल है तो पारिस्थितिक क्षरण। तबाही अबाही नहीं, तबाही ना लगा देना वरना तबाही हो जाएगी एग्जाम में भी। अगला देखिए, काले फेफड़े का रोग किससे संबंधित है? तो काले जो फेफड़े का रोग है ये आपका कोयला खनिजों से संबंधित है, कोयला खनिजों से संबंधित है। तेल सिल्क क्या है? देखिए, तेल सिल्क क्या है? तो तेल सिल्क आपका जो है ये समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म, इसको ही हम तेल सिल्क के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने कि WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? ठीक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। WWF इसका मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में स्थित है, ग्लांड याद रखेंगे। 129 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा विशाल पांडा, जो है WWF का पशु चिन्ह है। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक कैसा रहता है भैया? देखो, तो शुद्ध पानी की तुलना में जो अशुद्ध पानी का क्वथनांक है ये हमेशा बढ़ जाता है, शुद्ध पानी का क्वथनांक कम होता है, अशुद्ध का क्वथनांक बढ़ जाता है। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है कहाँ पर? अंटार्कटिका पर। सबको पता है अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र, ओजोन में जो डिप्लेक्शन आ रही है, छेद हुआ है अपने भारत देखने को मिलता है पृथ्वी पर, वो कहाँ? अंटार्कटिका में है। ठीक है, तो अंटार्कटिका में है। अब इनमें से देखो कोई नहीं है तो आंसर एक भी नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर हमारा होगा ई। साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत कार्बनिक प्रदूषण है, जैसे कि कौन है इनमें से? साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत जो है वो है कार्बनिक प्रदूषण है, जैसे कि कौन से हैं इनमें से, बस वही आपको बताना है। तो ये आपका कौन कौन से? ग्लिसरॉल है और सल्फोनेट हाइड्रोकार्बन है। तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाने वाले होंगे। ऑटोमोबाइल निकास जो एग्जॉस्ट
का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन सा है ऑटोमोबाइल्स निकास का? तो ये पारा, कैडमियम या सीसा? ये आपका है सीसा, लेड। ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो परमाणु क्रमांक 82 होता है। याद अभी परीक्षा में आया था कि पारे का परमाणु परमाणु क्रमांक क्या होता है, शीशे का, लेड का, तो वो हमारा 82 होता है। लेड का होता है, सॉरी सीसा का नहीं होता, लेड का होता है 82, है ना, ऊपर लिखा था, नीचे सीसा आंसर है उसका। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अधिक ऊंचाई पर उबले हुए पानी में सब्जियां पकाने में अधिक समय लेती है, क्योंकि इसका मुख्य कारण है आपके कि अधिक ऊंचाई बढ़ने पर उबला हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। ऊंचाई बढ़ेगी तो पानी का जो तापक्रम है वो कम हो जाएगा। अब कुछ रीजनिंग के सवाल देखो यहाँ से आएंगे दोस्तों, उनको देखिए लगाइए। ये 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, सार्थक क्रम में पहले व्यवस्थित करना है इनको। देखो क्या क्या होगा। 135वां क्वेश्चन आपके सामने। तो 135 का क्वेश्चन का आंसर आपके सामने जो दिया गया है कि देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपराध करते हैं। अपराध के बाद हमें पुलिस पकड़ के ले जाती है, और पुलिस हमें क्या करती है फिर, अभी दंड तो देगी नहीं, पुलिस हमें कहाँ ले जाएगी, न्याय करवाने के लिए, न्यायालय में। न्यायालय क्या देगा फिर हमें, निर्णय, और निर्णय के बाद हमें क्या मिलेगा, दंड। तो याद रखेंगे सबसे पहले तीसरा काम मतलब अपराध करेंगे, अपराध के बाद हम पुलिस पकड़ ले जाएगी, पुलिस हमें न्यायालय ले जाएगी, न्यायालय निर्णय देगा, निर्णय से के बाद हमें दंड मिलेगा। पुलिस का काम बिल्कुल नहीं है दंड देना, ना पुलिस को इस चीज़ की अथॉरिटी दी जाती है। अगला है कि कंपैटिबिलिटी के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? तो एक ही शब्द होगा जो कंपैटिबिलिटी के शब्दों से नहीं बनाया जा सकता है, इन तीन में से। आपका आंसर देख लीजिए आप, इनमें से क्या होगा भैया, टाइटल, क्योंकि टाइटल में डबल टी आते हैं, और इसमें भी डबल टी है, एल है, लेकिन ई नहीं आता है कहीं कंपैटिबिलिटी में, लेकिन टाइटल में ई आ रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला होगा। रमेश मोहित मोहित से लंबा है, देखिए आई लगाते हैं इसको। रमेश जो है किससे, मोहित से लंबा है, परंतु राधिका जितना लंबा नहीं है। ठीक है, रमेश मोहित से तो लंबा है, परंतु राधिका जितना लंबा नहीं, मतलब राधिका और लंबी है। ठीक, राधिका से ये छोटा है। कमलेश श्याम से लंबा है, परंतु मोहित जितना लंबा नहीं है, मतलब मोहित से छोटा है। देखो अब तो यहाँ रखूँ मैं कमलेश को, तो कमलेश मोहित जितना लंबा नहीं है, लेकिन ये श्याम से लंबा है, तो श्याम इसके जस्ट पीछे आ जाएगा। ठीक है, इनमें से सबसे लंबा कौन सा है, तो राधिका आपकी सबसे लंबी है। राजीव तो है ही नहीं इसमें भैया, क्या आंसर लगा रहे हैं, देखो, अरे राजीव है था क्या, कहाँ गया है भैया, राजीव था, ठीक ठीक, ये राधिका नहीं है, राजीव है, राजीव, शुरू में राजीव, क्योंकि यहाँ देखो राधिका मैंने राधिका पढ़ रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, राजीव सबसे लंबा है। क्वेश्चन नंबर 138 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि टी का कोड है 33, ईट का कोड है 67, और एट का कोड क्या होगा, आइए देखो इसको लगाते हैं। टी का मतलब होता है, देखो दोस्तों ध्यान से, TEA। ठीक है, इसका कोड दिया गया 33, आप कहेंगे कैसे आया, ध्यान दो। टी का मतलब 20, ई का मतलब 5, और ए का मतलब 1, 20 5 25 और 1 30 आप जोड़ेंगे तो सब भी आंसर नहीं आना है। ठीक है, 20 5 25 और 1 26, तब भी आंसर नहीं आना। अब देखो इसमें क्या किया गया है, 20 में 1 का गुणा, 5 में 2 का गुणा, और 1 में 3 का गुणा। ठीक, तो 20 एकम 20, 5 दूनी 10, और 3 एकम 3, 20 10 30, और 3 33 आंसर। ठीक, समझ में आ रहा है कुछ? ईट देखो ध्यान से, EAT, ई का कोड 5, ए का 1, 20 का 3, बस इसमें गुणा करो, 1 का गुणा 2 गुणा 3, तो 5 एकम 5, 2 एकम 2, और 20 3 60, 60 5 65, 65 और 2 67। ठीक, सही है। ऐसे ही आ जाइए 8 पर, लग तो रहा देखो वही वर्ड है, घुमा फिरा के लिखे हैं, 1 20 और 5 गुणा 1 का 2 का और 3 का, तो 1 + 20 दूनी 40, और 5 तिया 15, 15 और 40 55, 55 में 1 जोड़ेंगे तो 56 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत कम बच्चे होंगे जो करके आएंगे इस क्वेश्चन को। अगला देखिए, जिस प्रकार कांच का संबंध बालू से है, कांच बालू से ही कांच देखो निकलता है, उसी प्रकार एक से कागज का संबंध किससे है? कागज किससे संबंधित है हमारा? तो कागज आपका ये है, दर्पण पत्थर खिड़की, ये किसी से नहीं है भैया, ऑप्शन नंबर डी, लुगदी से होता है कागज का संबंध। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है 140 को, तो मुझे नहीं लगा
कि किस तरीके से इसका आंसर आएगा, समझे में नहीं आया, आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसके लिए क्या आपकी ट्रिक रहेगी, क्या आपकी जुगाड़ रहेगी। आंसर मैं बता देता हूँ, 140 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है 3। ठीक है, मुझे सिर्फ इतना बताना आंसर कैसे आया ये 3। अगला देखिए 141। 141 में पूछा गया आयत की संख्या कितनी है। 141 में आयत की संख्या इसमें है टोटल 18। अब आयत गिनती कैसे है, देखो 1 2 3, यहाँ पर डालो कोड 1। ठीक है, अब या तो आप इंडिविजुअली एक एक करके गिनो या फिर अलग अलग गिनो, जैसी इच्छा हो वैसे गिन लो आप तो भैया। देखो तो आइए शुरू करते हैं। देखो 3 एकम 3, फिर यहाँ 2 एकम 2, फिर लास्ट में 1, तो 3 2 5 और 1 6, और इसी 6 में 3 का गुणा कर दीजिए आप, तो 36 18। या फिर मैं तो जानता हूँ कि सिंगल सिंगल गिन लो। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए 6। यहाँ से गिनते जाओ, देखो 7, ये वाला 8, ये वाला 9। अरे ये क्या हुआ भैया, लास्ट पेज पर थे हम तो, और ये पलट गया पूरा, क्या आ गया है नहीं। ये तो ध्यान रखना, इसमें आयत की संख्या कितनी है अपनी, 18 है दोस्तों। अब देखो 142 क्वेश्चन आपके सामने है कि 6 और 7 के बीच, 6 एवं 7 बजे के मध्य एक घड़ी की दो सुइयों के एक साथ होंगी। इसका सूत्र याद रखना, 30 हावर इज इक्वल टू, सॉरी 11/2 मिनट, 11/2 मिनट, ये सूत्र होता है इक्वल टू 30 हावर, एच मतलब घंटे, और प्लस माइनस थीटा। हमें बस थीटा का मान निकालना है। देखो इसमें क्या, आप जब भी मिनट निकालना हो आपको आगे के, तो आप मिनट को मिनट रखें। 30 हावर, हावर में हम 6 और 7 के बीच निकालना है, तो आप आगे वाला नंबर लेंगे 6 प्लस माइनस थीटा। ठीक है इतना। अब इसका गुणा कीजिए जरा, 36 18 180। ठीक है, यहाँ पर 11/2 मिनट और प्लस माइनस थीटा हमें पता नहीं है। अच्छा 6 और 7 के मध्य में, ठीक, तो कितने बजे होगा। अच्छा तो मैंने यहाँ पर आपका ये रख दिया है, और हम थीटा को इसमें मान के चलेंगे 0, अपना 0 डिग्री है थीटा हमारा। तो यहाँ पर देखिए आप कि मिनट इज इक्वल टू 180/11, और नीचे जो 2 थे हम इसको यहाँ भेज दिया है, तो कितने हो गए 360/11। अब 11 का भाग दो, 11 तिया 33, 3 बचेंगे, फिर 11 दूनी 22, कितने बचेंगे 8, तो 32 सही 8/11 आ जाएगा यहाँ पर। तो आपका देखो 32 सही 8/11 एक ही ऑप्शन में है, और 142 का आंसर भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से हम इसका आंसर निकालते हैं। 143 देखिए कि यदि 9 7, देखो क्या था, देखो 9 7 क्या होता है 16। ठीक है, दोनों को जोड़ना है, 9 + 7 16। ठीक, उसके बाद 9 - 7, 9 7 16, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2, आंसर मिल गया 32, जो कि मैच कर रहा है। अगला है कि 13, देखो 13 + 7 दोनों को जोड़िए और 13 - 7 घटाइए, तो 6 यहाँ 20, और 20 × 6 120 आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट। इसमें देखो 19 + 11, पहले दोनों को जोड़ो तो कितने हुए 30, और 19 में से 11 आप माइनस करेंगे तो कितने आएंगे 8, 8 का गुणा 30 में करेंगे तो 8 तिया 40, मतलब 240 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 5 17 37 65, क्या है सब सीरीज है। 5 क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 1, 17 क्या है 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 चौको 16 और 1 17, 6 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 4 6। अगला 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 के बाद 10 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब 101 आंसर। 10 का स्क्वायर 100, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 101 आंसर। चलिए बस लास्ट कुछ क्वेश्चन और इनको भी कंप्लीट कर लीजिए। वह शब्द जो समूह के अन्य शब्दों से कम मेल खाता है, उसको हम बताइए। गुलाब, गेंदे का फूल और कमल। तो गुलाब, गेंदे का फूल और कमल, ये तो लगभग सभी फूल ही फूल हैं, है कि नहीं है। लेकिन कह रहा है जो मेल खाता है, अन्य शब्दों से कम मेल खाता है, तो हमारा वो है कमल इसमें, क्योंकि कमल कीचड़ में खिलता है भैया। अगला देखिए AZGTMN/B, सब अपोजिट दिख रहे हैं आपको, AZGTMN/B, और यहाँ भी देखो अपोजिट ही है। ठीक, ये नहीं है सिर्फ, बकाया कुंफू, हिस्स, ये सब है। अब यहाँ देखो A से G आया तो कितने जोड़े आपने +6, G से M आया तो +6, फिर M से +6 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा S,
और SH सिर्फ एक में ही है आंसर। रिमोट को देखो इतना लिखा जाता है, तो स्लोली को क्या लिखा जाएगा, इट्स वेरी इजी। कुछ नहीं है, सिर्फ शब्दों को यहाँ वहाँ उठाकर हमें सिर्फ अरेंज करना है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप जरा इसको अरेंज कीजिए, मैं आंसर आपको बता देता हूँ। 147 का आंसर ये होगा सोलली, SWLLOY सोलली। नेक्स्ट है कि यदि आप प्रबंधक हैं और आपका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो एक प्रबंधक के रूप में आप क्या करेंगे। यदि आप एक प्रबंधक हैं और कोई आपका कर्मचारी प्रबंधक सही ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आपका जो दायित्व होगा वो क्या होगा कि आप उससे बात करेंगे और उसकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर काम दिक्कत क्या आ रही है ना। 149 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए क्या होगा सॉल्यूशन के साथ में। हमें यहाँ पर आंसर आपको दूंगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, इनमें से भिन्न बताना अलग कौन सा है भैया, NH6 FL18 XQ7। देखो N का मतलब होता है 14, H का मतलब होता है 8, 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 आ रहा है। ठीक है, F का मतलब होता है 6, लाइन का मतलब 12, अब इन दोनों को जोड़ रहे तब 18 आ रहा है। चलो, X क्या होता है 24, Q क्या होता है 17, 14 में से 7 जाएंगे तो 7, मतलब ये और ये तो आपस में सेम है, लेकिन बी ऑप्शन अलग है, तो हमारा आंसर ये होगा बी। तो यहाँ हमने BPSC का जो आपका 14 दिसंबर का पेपर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। ठीक है, और आप याद रखेंगे आगे से कि जो भी पेपर होंगे उनके लिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर को कंप्लीट करके जाएंगे। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।